आदाब नाजरीन। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद का ये 4 रोज़ा लिटरेरी फेस्टिवल, जिसमें अभी आपने पहला सेशन सुना, जो स्वप्ना लिडिल साहिबा चांदनी चौक पर गुफ्तगू कर रही थी, और चांदनी चौक पर आपने बहुत कुछ, आपने और हमने उनसे सीखा और जाना। ये सेशन हमारा खास तौर पर चांदनी चौक से जब हम निकले हैं तो अब हम लाल किले पर आ गए हैं। तो चांदनी चौक और लाल किले का जाहिर है कि एक रिश्ता है, और ये सेशन हमारा खास तौर पर लाल किले पर है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि चांदनी चौक पर गुफ्तगू करने के लिए स्वप्ना लिडिल से ज्यादा बेहतर इस वक्त कोई शख्सियत नहीं थी। इसी तरह रेड फोर्ट पर, लाल किले पर हम एक नए जाविये से गुफ्तगू कर रहे हैं। और रेड फोर्ट पर एक बहुत अच्छी किताब अनीशा शेखर मुखर्जी जी की है, और जो हमारे साथ मौजूद हैं। और अनीशा शेखर जी से बेहतर इस वक्त लाल किले पर गुफ्तगू करने के लिए कोई शख्स नहीं हो सकता था। इसलिए हमने उनसे गुजारिश की अंजुमन की तरफ से इस फेस्टिवल के लिए, और हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला और आज वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। आप जब इनकी गुफ्तगू सुनेंगे तो आपको खुद अंदाजा होगा कि आप लाल किले के बारे में जब इस सेशन को खत्म कर चुके होंगे, सुन चुके होंगे, तो कितना कुछ नए तरीके से आपने जाना होगा, और किन नए जावियों से आपको लाल किले के बारे में, नई डायमेंशन से आपको मालूमात हासिल होगी। मैं इससे पहले कि लाल किले का ये सेशन शुरू करूं, हमारी जो ये दोस्त ज्योति लटवाल यहाँ मौजूद हैं, जो ये सेशन चलाएंगी, उनका और अनीशा जी का मुख्तसर तारुफ करा दूं। ज्योति लटवाल हिस्ट्री की स्टूडेंट हैं। इन्होंने हिस्ट्री से मास्टर्स किया है जामिया से, और नेशनल आर्काइव और दिल्ली आर्काइव से ये वाबस्ता रही हैं। आर्काइवल स्टडीज में इनका खासा दर्द रहा है। इन्होंने इन दिनों ये एक फेलो हैं, रिसर्च फेलो हैं दिल्ली आर्काइव में, डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली आर्काइव में। और शाहजहानाबाद, लाल किला, ये सारी चीजें इनकी दिलचस्पी का महवर रही हैं, और इन्होंने लाल किले पर बहुत कुछ पढ़ा है, और लाल किले पे अनीशा जी की किताब भी पढ़ी है, और लाल किले को ये बहुत बार विजिट कर चुकी हैं, बहुत देखा है इन्होंने, और इससे उनकी दिलचस्पी है, इसलिए ये आज ये सेशन ये चलाएंगी। और हमारे साथ अनीशा जी हैं। अनीशा जी का मैं मुख्तसर तारुफ क्या, मतलब अनीशा जी का तारुफ छोटा मुंह बड़ी बात होगी। इनको सब जानते हैं कि इनकी लाल किले पर किताब है, इनकी एक जंतर मंतर पर किताब है। नारायणी गुप्ता जी ने इनका एक प्रेसिडेंट हाउस पर एक किताब है जिसमें इनका एक आर्टिकल है। बहुत ही अच्छे मौजुआत पर इन्होंने काम किया है। और आप जब एक नए तामीरी मिजाज के हिसाब से जो पूरा आर्किटेक्चरल जो एरिया है इनका है, और ये खुद भी आर्किटेक्ट हैं, साथ साथ इनका हिस्ट्री में जो काम है और हिस्ट्री से जो इनका लगाव है, वो आप इनकी गुफ्तगू से जानेंगे। अब मैं इस सेशन को बाकायदा शुरू कर रहा हूँ, और ज्योति इससे पहले के देखने वाले बोर होने लगे, आप अनीशा जी से गुफ्तगू कीजिए और हमें बताइए कि लाल किले की एक झलक आखिर इस सेशन में क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया तालिब जी, आपका हमारा इंट्रोडक्शन कराने के लिए। सो नाउ हम एक्चुअली सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें शाहजहानाबाद की 2 सदियों की, तो उसमें बहुत इम्पोर्टेंटली, बहुत ही पुख्ता तरीके से हमारे पास लाल किले की एक झलक की बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर हम मुगल्स के निर्माण की, कला की बात करें, तो उसमें रेड फोर्ट, लाल किला एक बहुत ही खास ऐसा आर्ट एंड क्राफ्ट का नमूना हमारे पास है, जिसको अगर हम स्पेशली डेडिकेटेड सेशन ना करें तो ये लाजमी नहीं होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अनीशा जी के साथ अपना सेशन। तो अगर हम शाहजहानाबाद की 2 सदियों का जिक्र करते हैं, तो उसमें हमारे पास सबसे पहले आता है लाल किला, द रेड फोर्ट। तो अनीशा जी, आपसे एक सवाल है कि जब हम शाहजहानाबाद की 2 सदियों की बात करते हैं, तो उसमें हम लाल किला, द रेड फोर्ट को हम कहाँ पाते हैं? शुक्रिया शुक्रिया ज्योति जी और सालिफ जी। और पहले तो मैं अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद की का शुक्रिया करना चाहूँगी कि मुझे ये मौका मिला आपसे बातचीत करने की, और लाल किले और शाहजहानाबाद के बारे में गुफ्तगू करने का। तो अगर हम
लाल किले की शक्ल सूरत की बात करते हैं 18वीं और 19वीं सदी में, जो इस फेस्टिवल का थीम भी है, तो हम ये देख पाएंगे कि लगभग पूरी 18वीं सदी और आधी 19वीं सदी तक इसका जो इसकी जो एग्जिस्टेंस रही वो कई हद तक वैसी ही थी जैसे शाहजहां के टाइम पे थी, पर 19वीं सदी के बीच में इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया। और ये 1857 के बाद था, जब अंग्रेज़ों ने पूरी तरह दिल्ली और किले पर कब्जा कर लिया था, और उन्होंने इतनी बुरी तरह से तोड़फोड़ की कि किले का पूरा ढांचा ही बदल गया, और साथ साथ उसके जो शाहजहानाबाद के साथ उसका रिश्ता था वो भी कई हद मायने में हम कह सकते हैं टूट गया। तो ये मैं बात बहुत जोर के साथ कहना चाहती हूँ कि 19वीं सदी के बीच के बाद इसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है, और जिससे पूरा इसका जो भी हम कहते हैं एग्जिस्टेंस पूरा ही बदल गया। और आज जब हम इसको देखते हैं तो हम ये हमको बात ज़रूर याद रखनी चाहिए, क्योंकि उससे पहले शाहजहां के वक्त इसका एक बहुत ही अहम रिश्ता था पूरे शहर के साथ, तो वो बदल गया काफ़ी हद तक इस 19वीं सदी में। उससे पहले भी 18वीं सदी में ऐसा नहीं है कि लाल किले पर हमले नहीं हुए और लूटपाट नहीं हुई, ये सब हुआ। पैसे भी कम हो गए उसके मरम्मत हिफाजत के लिए, कुछ जोड़ा गया कुछ तोड़ा गया। पर अगर हम पूरे उसके फॉर्म को देखें, फंक्शन को देखें और उसके शाहजहानाबाद के साथ उसकी रिलेशनशिप को देखें तो वो बरकरार थी, और जैसे मैंने बोला जैसे शाहजहां के वक्त थी वही रिश्ता तब भी कई हद तक था। तो मूविंग ऑन मैम, जैसे कि आपने बताया कि शाहजहानाबाद का जब शाहजहां वहां थे उसमें किस तरीके की उसकी शक्ल सूरत हुआ करती थी, कंस्ट्रक्टिव बेस जो था, तो उसी पे एक क्वेश्चन आपसे मैं ये करना चाहती हूँ कि जब शाहजहां का वहां पे राज था, शासन था, रूल था, तो उस टाइम पे जो उसका कंस्ट्रक्टिव बेस था उसमें और उसके जो भी बेस में जो भी खासियत थी, उसका जो एक कनेक्शन था आवाम के साथ, क्योंकि जैसे कि कोई भी एक किला होता है, हम उसे एक बहुत ही इतने बड़े जब किले बनते हैं उनका एक कंस्ट्रक्टिव बेस बहुत वास्ट लेवल पे होता है, उसे हम कह सकते हैं कि अ सिटी विद इन अ सिटी, जो कि आपकी बुक में भी आपने इसके बारे में जिक्र किया है कि ये एक तरीके का एक शहर के अंदर एक शहर होता है, इतनी बड़ी उसमें कंस्ट्रक्शन का एलिमेंट होता है जिसका एक बॉन्ड होता है, ना कि सिर्फ किले के साथ, फोर्ट के साथ, बल्कि उस आवाम के साथ भी जो आसपास है, जो किले में आती भी है, उसके बहुत सारे अपने अपने पर्सपेक्टिव्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं। तो मैम, जो रोल उस रिश्ते ने, उस बॉन्ड ने अदा किया शाहजहां के टाइम पे, वो क्या रहा होगा? असल में ज्योति जी, आपने एक सवाल में कई सवाल पूछ लिए हैं, तो मैं कोशिश करूंगी उनका एक एक करके जवाब देने का। पहली बात है, अगर हम ये सोचे और ये जानना चाहें कि शाहजहां के वक्त किला कैसा था, क्योंकि जैसे मैं ये बार बार कह रही हूँ कि 19वीं सदी में इसमें बहुत बदलाव आए, और जो हम आज देख रहे हैं वो उस बदलाव के कारण है। तो जाहिर सी बात है कि हम जानना चाहेंगे कि शाहजहां के वक्त क्या था, क्या अलग था। तो पहली बात तो ये है कि अपने वक्त पे जब शाहजहां ने इसको एस्टैब्लिश किया तो अपने टाइम में किला बहुत मशहूर था, पूरी दुनिया में ये इंपीरियल आर्किटेक्चर की मिसाल माना जाता था जी। और अगर आप इसको देखें, अगर आप शाहजहानाबाद में उस वक्त रहती होती तो ये बहुत ही आलीशान नज़ारा था, और ये ऐसे बनाया गया था कि आप जिस भी तरीके से शाहजहानाबाद में अंदर आए या आप शाहजहानाबाद पे चल रहे हैं तो किला फिजिकली बहुत डोमिनेंट था, वो मेन फोकस आप बोल सकते हैं पूरे शहर का था। तो जैसे अगर आप यमुना से आ रहे हैं, यमुना नदी से आ रहे हैं, क्योंकि उस टाइम आपको जैसे हम सबको पता है नदी में बहुत आना जाना होता था, आजकल तो खैर यमुना इज अ शैडो ऑफ इटसेल्फ। और फिर जो दो मेन एंट्रेंसेस थे शहर, जो दिल्ली दरवाज़ा था शहर का और लाहौरी दरवाज़ा था, और जो लाहौरी दरवाज़ा था शहर का वो चांदनी चौक से
होता हुआ किले के लाहौरी दरवाजे तक एक सीधी लाइन में कनेक्टेड था। और उसी तरह दिल्ली दरवाजे से भी, जो किले का दिल्ली दरवाजा था, उसमें एक विजुअल और स्पेशल और एक अर्बन लिंक था। तो आप जहां से भी आए, आपको किला बहुत ही मतलब छा जाता था लेट अस से शहर पे। और अगर आप नदी से आ रहे हैं तो किले का जो फेस था, जो फसाड था नदी की तरफ, वो भी इतना सुंदर था कि वो एक अपने आप में एक नज़ारा था। तो जैसे आजकल के लैंग्वेज में, आजकल के पालेंस में हम बोलते हैं कि फ्रंट फसाड, रियर फसाड, आगे का फेस, पीछे का फेस। लाल किले को ऐसे बनाया गया था कि उसका हर फेस एक फ्रंट फसाड की तरह था। मतलब हर फेस के ऊपर इतना काम, इतनी प्लानिंग की गई थी कि हर फेस देखने लायक था। और दूसरी बात है जो आज से बहुत अलग है, जो हमको फिर समझनी चाहिए, कि किले के चारों तरफ बाग बगीचे थे। तो ये बाग बगीचे कैसे थे? फूलों के, फलों के। और किला लाल है, लाल किला के नाम से आज तो मशहूर है। पहले तो किला मुबारक, किले मौला बोलते थे इसको। और तो किले की जो लाल दीवारें थी, आप विजुलाइज कर सकती हैं कि वो आप एक ग्रीन, एक वर्डेंट पेड़ों के और फूलों के बीच जैसे सजा हुआ था। और तो इसमें एक बहुत विजुअली, एज आई सेड, और स्पेशली एक बहुत अहम रिश्ता था। और तीसरी बात ये थी कि केवल देखने के लिए नहीं था लाल किला, केवल देखने के लिए, केवल एक शो पीस नहीं था। हाँ, शो पीस तो जरूर था, और अपने टाइम में, जैसे मैंने कहा, बहुत मशहूर था। और जेम्स फर्ग्यूसन, जो एक पायनियरिंग इंग्लिश आर्किटेक्चरल हिस्टोरियन रहे हैं, वो किले में तब आए जब 1857 के बाद कई उसकी इमारतें टूट गई थी, पर उन्होंने उसको ये खिताब दिया है, द मोस्ट मैग्निफिसेंट पैलेस इन द ईस्ट। तो इसका रेपुटेशन तो बहुत ही ज्यादा था। पर एज आई सेड, इट वाज नॉट जस्ट अ शो पीस। कई मायने में वो शहर के साथ इतना जुड़ा हुआ था। पहली बात तो ये है कि शाहजहां खुद वहां रहते थे, और वो हेड ऑफ स्टेट भी थे। तो जो सब काम होते थे, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, कोर्ट सेरेमोनियल है, वो सब किले में ही होता था, जिसके लिए लोगों का आना जाना किले के साथ लगा रहता था। तो आपके जो नोबलमैन हैं, अमीर हैं, वो सब तो आते ही थे, एम्बेसडर्स दूसरे देशों के आते थे। साथ ही साथ शहर के जो लोग थे, वो भी किले में उनका आना जाना रहता था। एक तो किले के अंदर कारखाने थे, आपने सिटी विद इन अ सिटी की बात की जी। तो वो शहर जैसा था, उसमें कई किस्म के फंक्शंस थे, कारखाने थे, और शहर के और जो बहुत ही उम्दा कारीगर होते थे, वो वहाँ जाते थे रोज। एक मुगल मिलिट्री का एरिया था किले के भीतर, किले के अंदर, जो असाइन था, जहाँ पर वो रहते थे। पर शहर में भी असाइन थे सोल्जर्स, ऑफिसर्स, जो रोज जाते थे दिल्ली दरवाजे होते हुए किले में। और अगर आपको फरियाद करनी है बादशाह से, यू वांट जस्टिस, तो हफ्ते में एक दिन दीवाने आम तक आप आ सकते थे, बिल्कुल एंट्री खुली थी, और आप डायरेक्टली, किसी के थ्रू नहीं जाके, डायरेक्टली अपनी बात बोल सकते थे बादशाह के साथ। तो फंक्शनली एंड सोशली किला और शहर बहुत जुड़ा हुआ था। और तीसरी बात थी कि जो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी की बात है, तो आज अगर आप जाए किले, आप जरूर गई होंगी, और हमारा जो ये हमारी जो बातचीत लोग सुन रहे हैं, उनमें से कई लोग गए होंगे लाल किला। आज अगर आप लाल किला जाएं तो शहर और किले के बीच में बहुत बहुत बड़ा गैप है। तो चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, फिर उसके आसपास लॉन्स हैं जिनमें गेट्स लगे हुए हैं, और किले तक जाने के लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है, और आसान नहीं है। मतलब यू हैव टू गो स्पेसिफिकली, अगर आप किले को देखने जा रहे हैं, विजिट करने जा रहे हैं, ऐसे वैसे नहीं जा सकते। पर शाहजहां के वक्त यहाँ पे बाग बगीचे थे, केवल उनके लिए नहीं, देवर पब्लिक गार्डन्स। तो अगर आप शहर में रहते हैं, आप टहलने, घूमने, सैर करने, अपने दोस्तों से मिलने वहां जा सकते थे। और उसका फॉर्म ऐसा था, क्योंकि वो, मैंने कहा, वहां पे पेड़ लगे थे, तो इट वाज अ वेरी प्लेजेंट प्लेस। आप दिल्ली की गर्मी जानती हैं,
जी तो जी आसान नहीं है अगर आप बिल्कुल ही खुले खुले आकाश के नीचे जाएं। तो इट वाज डिजाइन ताकि लोग उसको इस्तेमाल कर पाएं, और घाट भी थे नदी के पास, और किले का जो सिरा था जहाँ पर, जो नदी के तरफ था, ईस्टर्न फेस ऑफ द फोर्ट, जहाँ पे बादशाह के अपने महल थे, वहां पर भी देयर वाज अ वाइड बैंक बिटवीन द रिवर एंड द फोर्ट, जहाँ पर लोग जाते थे, हर सुबह जाते थे बादशाह के दर्शन करने, और नदी में भी जो उनके अलग अलग फॉर वजहों के लिए वो जाते थे। तो इट वाज अ वेरी ओपन एंड पोरस, मैं कहूँगी, रिलेशनशिप। और शायद सबसे बड़ी बात जो आज हम नहीं समझ पाते हैं कि क्योंकि हम सब 15 अगस्त को देखते हैं, तो हम में से शायद ही कोई होगा जो किले का 15 अगस्त की जो व्यू है उसको पहचान नहीं पाए, क्योंकि लाहौरी दरवाजे पर झंडा फहराया जाता है, प्राइम मिनिस्टर की स्पीच होती है, बच्चे वहां इकट्ठा होते हैं, हम सबको ये हम सब देखते हैं हर साल। पर जो हम ये सब देखते हैं, हम ये शायद रियलाइज नहीं कर पाते कि ये एक्चुअली ओरिजिनल डिजाइन का एक तरीके से बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि अभी तो वहां पर दीवार है, एक तरह से पर्दा है किले और हमारे बीच में। और शाहजहां के वक्त ऐसा नहीं था। शाहजहां के वक्त चांदनी चौक का आपका जो एक्सेस था, जो स्ट्रीट था, वो सीधा चत्ता बाजार से होता हुआ, नक्कार खाना, फोर्ट कोर्ट से होता हुआ आपको अंदर ले जाता था किले के, और दूसरी तरफ भी यही बात, दिल्ली दरवाजे की तरफ से। तो ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है कि आज जिस तरीके से हम किले को देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, वैसा ओरिजिनली नहीं था। और जैसे मैंने कहा, सबसे बड़ा चेंज आया 1857 के बाद। ओके, तो अगर हम ये वाले पॉइंट को देखें तो इससे हमें समझ आता है कि शाहजहां के टाइम पे जब किले की जो फंक्शनिंग थी, उसमें एक्चुअल में वो राजा और प्रजा का जो एक बॉन्ड होता है, जो सिटी विद इन ए सिटी को भी जस्टिफाई करता है कि फोर्ट के किले के आसपास जितना भी प्रजा थी, जो बाजार था, उसका कनेक्शन इतना अच्छा था, इतना मेलजोल था कि प्रजा को ये सोचना नहीं पड़ता था कि हम किले के अंदर जा रहे हैं। तो इतना वो डिफरेंशिएट ही नहीं होता था, वो बहुत ही एक इंडल्ज होने वाला, मिक्स होने वाला एक ऐसा बॉन्ड था, जो शायद आज के टाइम में हम कह सकते हैं कि जस्ट उसकी ग्लिम्स भी अगर हम देख पाए तो बात अलग होगी, क्योंकि आज के टाइम हम उसे थोड़ा अलग तरीके से देख पाते हैं, क्योंकि उसका लिमिटेशन हो गया है। जी, जी, आपने जो बोला, अगर मैं इसको थोड़ा और क्लैरिफाई कर लूं, तो दो बातें हैं। जब हम एक तो जब हम सिटी विद इन अ सिटी बोलते हैं, तो शायद ये बात अभी तक मैंने डिटेल में नहीं बताई। तो किले के अंदर, किला तो बहुत बड़ा किला है, पर फिर भी एक सीमित क्षेत्र है, सीमित जगह है, करीब 1000 मीटर्स बाय लेट्स से अप्रॉक्सीमेटली 800 मीटर्स रफली, अगर आप एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में उसको देखें। असल में तो उसका जो शेप है वो भी एक, उसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग वो है, रीजन है जो हम बात कर सकते हैं। पर अगर हम उस एरिया को देखें तो उसमें कई चीजें शामिल थी। एक तो जैसे वो बादशाह के रहने की जगह थी, उनके महल थे। दूसरी बात, मैंने कहा वहां पे कारखाने थे, मुगल मिलिट्री रहती थी, बाग बगीचे थे, एक बहुत बड़ा एरिया था जहाँ बादशाह की फैमिली रहती थी, उनकी बेटियां, वाइफ्स, उनके अटेंडेंट्स सब रहते थे। और किले के अंदर बाजार था, किले के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता था, क्योंकि वो केवल उनके रेजिडेंशियल प्लेस नहीं था। तो कई बारी क्या होता है, स्पेशली अगर आप वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो पैलेस इज एसेंशियली अ प्लेस ऑफ रेजिडेंस, उनके रहने की जगह है। पर जो मुगल बादशाहों का जो तरीका था रहने का, काम करने का, तो उसमें ये बादशाह एक पिता की तरह था। सो एक टर्म है पैट्रिमोनियल ब्यूरोक्रेटिक एम्पायर। तो बेसिकली वो फादर फिगर थे आपके, और वो हेड ऑफ स्टेट भी थे। तो एक फैमिली जैसा रिलेशनशिप, एक डिलिबरेटली एक उन्होंने फॉर्मली भी इस्टेब्लिश करना, तो ये तो दूसरे किलों में भी था। पर लाल किले में के डिजाइन में उन्होंने ऐसा
प्रोविजन कर रखा था कि ये सारी जो अलग अलग एक्टिविटीज हैं, जो हम कह रहे हैं कि केवल रेजिडेंशियल नहीं था, कमर्शियल भी था, गार्डन्स का भी था, मिलिट्री भी था, तो ये सब ऐसे इतनी ब्यूटीफुली काम करते थे कि एक सीमित क्षेत्र में बहुत कुछ हो रहा है। और मैं ये मैं कंपैरिजन कई बार मुझे ये मैं देती हूँ कि अगर आप आज का हमारा शहर देखें तो राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक, सेक्रेटेरिएट, क्राफ्ट्स म्यूजियम, मंडी हाउस, कैंटोनमेंट, ये जो सब अलग अलग जगह पे अलग अलग जो फंक्शंस हैं, अगर हम सोचे तो ये सब लाल किले में हो रहा था। तो ये तो एक डिजाइन का कमाल है कि इस जगह पर, और सोशल लाइफ का भी, उस वक्त की सोशल लाइफ का भी जिसको इस डिजाइन ने फुलफिल किया कि आप इतनी जगह में आप ये सब कर रहे हैं। तो वो जो मैं कहती हूँ, इट वाज एन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ स्पेस। आप थोड़ी जगह में आप क्या कर रहे हैं, और ऐसा कर रहे हैं कि आपको कभी नहीं लग रहा कि भीड़ भाड़ है या हम किसी भी तरीके से कंस्ट्रेंड हैं। एक तो ये बात है। दूसरी आपने जो बात बोली थी, जब आपने मुझे सवाल पूछा था कि एक तरीके से लोग बिना सोचे जा सकते थे किले में, तो ये भी स्ट्रिक्टली ट्रू नहीं है कि हाँ, लोगों का आना जाना किले में रहता था, पर वो रेगुलेटेड एंट्री था। मतलब, और क्या है कि आप किले के मेन दरवाजे से जाते थे। अगर आप एक एम्बेसडर हो या आप बादशाह के करीब हो, तो ज्यादातर लाहौरी दरवाजे से आपकी एंट्री होगी, क्योंकि ज्यादा फॉर्मल एंट्रेंस था। और अगर आप किले में काम कर रहे हो, जैसे आप सोल्जर हो या आप कोई कारीगर हो, तो ज्यादातर आप दिल्ली दरवाजे से जाते थे। और फिर या तो चत्ता चौक का जो सीक्वेंस है, जो it's one of supposed to be one of the grandest entrance sequences in the world, उसमें से आप जाते हुए आप नक्कार खाना फोरकोर्ट पे पहुंचते हैं, और दिल्ली दरवाजे से, बाजार दिल्ली दरवाजे से होते हुए भी आप वहां पहुंचते हैं। उसके बाद क्या होता है कि एंट्री रेगुलेटेड होती है आपकी। तो दीवाने आम में आप अगर जाएंगे तो आप अगर आप जैसे शहजादे हैं तो आप तो यू कैन राइड थ्रू, पर और किसी को भी वहां पर करना पड़ता था। और मतलब ऐसा नहीं कि आप बेधड़क चले जाएं। तो ये भी एक किले की बड़ी कमाल की बात है कि इस कारण वो लगता है बहुत ओपन, मतलब विजुअली और स्पेशली बहुत ओपन लगता है, पर उसमें इन सब कारणों की वजह से सिक्योरिटी, बादशाह की सिक्योरिटी पर कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। जी, पर ऐसा लगता है कि हाँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, पर, और आप जा सकते हैं किसी हद तक, पर उससे आगे जाने के लिए आपको रेगुलेटेड एंट्रेंस होती थी। और कई बार तो ऐसा होता था, अगेन बिकॉज ऑफ द फॉर्म ऑफ द फोर्ट, उसके बारे में हम बातचीत और कर सकते हैं, कि शायद आपको पता ही नहीं कि आगे क्या क्या है। मतलब आपको एक तो मैं इसको इनविजिबल डोमेन्स कहती हूँ कि किले में कई भाग ऐसे थे जो इनविजिबल डोमेन्स थे। आप को वहां जाने की जरूरत नहीं थी, और आप कई बार जानते भी नहीं थे कि ऐसा है, यहाँ पर एक ऐसी जगह है और यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल फ्रांसवाज बर्नियर एक फ्रेंचमैन थे जो शाहजहानाबाद में 17वीं सदी में रहे कुछ साल के लिए, और उन्होंने एक बहुत डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया है किला कैसे लगता था, कैसे फंक्शन करता था, और उन्होंने जहां जहां वो जा सके उन जगहों के बारे में बताया है। पर वो जैसे कहते हैं कि जहां पर बादशाह की फैमिली थी, वहां तो मैं जा ही नहीं पाया, मैं बताऊंगा क्या, कैसे आपको, मैं तो वहां पहुंच ही नहीं पाया। और दूसरी बात वो कहते हैं दीवाने खास, तो वो एक बादशाह का डेली रूटीन है, उसके बारे में लिखते हैं, पर उनको कई चीजें पता ही नहीं। अगर आप जो कोर्ट हिस्ट्रीज पढ़ेंगे और आपको पता चलेगा कि अलग अलग जगह कैसे इस्तेमाल होती हैं, तो बर्निया को ये पता ही नहीं था, और कि ये जगह इस तरीके से इस्तेमाल भी हो रही है। किले के कई भागों के बारे में उनको जानकारी ही नहीं थी, पर उन्हें लगा कि हाँ, मैंने पूरा किला देख लिया। तो ये भी इसकी एक बहुत ही कमाल की बात है कि इसको ऐसे बनाया गया कि आप जहां भी हैं आपको लग रहा है कि हाँ, ये किला है, ये किला मेरा है और मैं यहाँ पर हूँ। और जहां पर आपको जाने की जरूरत नहीं है, वहां पर आपको ऐसे बनाया गया है कि आपको विजुअली, स्पेशली, सोशली उसको एंटर करने की जरूरत ही नहीं महसूस होती। So,
मैम जिस तरीके से अगर हम बात करें शाहजहानाबाद की, जैसे रेड फोर्ट हो गया, लेकिन मुगल्स ने और भी किले बनवाए जी और भी हमारे पास हेरिटेजल साइट्स हैं जो उस दरमियान बनाई गई। तो अनीशा जी आप बताएं कि ऐसा क्या स्पेशल एस्पेक्ट था रेड फोर्ट में जो उन अलग, जो दूसरी मुगल हेरिटेजल साइट्स हैं उनसे उसको थोड़ा अलग और स्पेशल और खास बना? मैं तो कहूँगी थोड़ा अलग और खास नहीं, बहुत ज्यादा खास है। और पर आपका सवाल बहुत पर्टिनेंट है, क्योंकि आज जब हम किले में जाते हैं तो हमें बड़ी, जैसे ये भी जो मैंने आपको बताया कि जेम्स फर्ग्यूसन ने बोला इसको, ये एपिथेट दिया, द मोस्ट मैग्निफिसेंट पैलेस इन द ईस्ट। कई बार मुझे लोगों ने कहा है कि आगरा का किला तो ज्यादा इम्पोजिंग है, आगरा का किला ज्यादा अच्छा है, ये इसमें क्या है स्पेशल। कोई लोग ऐसे भी हैं, जैसे मिलिट्री हिस्टोरियंस के साथ जब मैंने कई या तो डिस्कशन किए हैं, या वॉक्स की हैं, गाइडेड वॉक्स की हैं, या सेमिनार्स किए हैं, तो कई बार वो कहते हैं कि ये तो किला ही नहीं है, क्योंकि किले की जो हमारे इमेज है हमारे में, वो है कि कुछ शायद पहाड़ी के ऊपर बहुत सारे गेट्स हैं और बड़ी मुश्किल से वहां जाते हैं। तो जैसे हमने ये बातचीत की कि किले में आप रिलेटिवली ईजियर जा सकते थे और विजुअली और स्पेशली कोई बैरियर नहीं था। तो ये दो तीन चीजें हैं। एक तो क्या है कि अगर आप देखते हैं कि लाल किला कब बनाया गया, तो शाहजहानाबाद और लाल किला मिड 17th सेंचुरी में बनाया गया, 17वीं सदी के बीच में। और इसमें फिर जो पहले के किले थे लाहौर के या आगरा के, जो एग्जिस्टिंग फोर्ट्स और सिटीज, तो उनमें क्या था, आपका ये रिस्ट्रिक्शन था कि आपका पहले से शहर बसा हुआ है, किला भी पहले से है, अगर आप कुछ करना भी चाहें तो आप ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। तो जैसे फॉर इंस्टेंस शाहजहां ने भी आगरा के लाल किले में कुछ स्ट्रक्चर्स बनवाए हैं, वहाँ के दीवाने आम को उन्होंने ऑल्टर किया, कई अंदर के महल में कुछ स्ट्रक्चर्स ऐड किए, पर वो रेस्ट्रिक्शन रहती है कि इट्स एन एग्जिस्टिंग फोर्ट, फंक्शनिंग फोर्ट, उसमें पहले से बिल्डिंग्स हैं, आप कितना उनमें एडजस्ट करेंगे, सो इट्स अ कॉम्प्रोमाइज। तो दिल्ली में क्या था, इट वाज अ रिलेटिवली लेट्स से वर्जिन साइट, खुला था बिल्कुल, मतलब इट्स लाइक क्लीन स्लेट। और वहां पर एक तो ये बात थी, जो पुराने मुगल शहरों में और किलों में जो प्रॉब्लम्स थी, चाहे वो ओवर क्राउडिंग की प्रॉब्लम्स हों या कुछ बिल्डिंग्स का सीक्वेंस की प्रॉब्लम हो कि आप कैसे एंटर कर रहे हैं, वो सब सोच के महसूस करके एक्सपीरियंस करके इस किले में उन सब चीज़ों का सोल्यूशन निकाला गया। तो मैं तो कहती हूँ इसको हम बोल सकते हैं द ग्रैंड फिनाले ऑफ ऑल द मुगल फोर्ट्स, क्योंकि जो भी पहले मुगल फोर्ट्स और सिटीज बने हैं, उनमें से जो भी बादशाह और उनके असिस्टेंट्स और हेल्पर्स ने देखा, उस सब को ये इसमें इंटीग्रेट किया। तो अगर आप इसकी एंट्रेंस सीक्वेंस ही देखेंगे, जैसे मैंने बताया, आप या तो लाहौरी दरवाजा चत्ता बाजार होते हुए नगार खाना आते हैं, या दिल्ली गेट से आते हैं और फिर आप दीवाने आम के अंदर जाते हैं। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट है, पर क्या होता है, जैसे आप अंदर जाते हैं तो एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन होती है कि सबसे बाहर तो सबसे ऊंचा दरवाजा है लाहौरी देश का, जैसे आप अंदर जाते रहते हैं किले के, तो द गेटवेज कीप बिकमिंग स्मॉलर, और बट दे आर ऑन इन एन एक्सिस, आप एक सीधी फॉर्मल लाइन में जा रहे हैं। तो एक साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है कि आप एक ह्यूमन स्केल को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो बाय द टाइम आप दीवाने आम में पहुंचते हैं, अगर आप दीवाने आम की बिल्डिंग देखें तो एक्चुअली इट्स एज हाई एज अ 3 स्टोरी बिल्डिंग, पर उसके जैसे प्रोपोर्शंस हैं, वो जैसे बनाया गया है, वो इतनी सुंदरता से बनाया गया है कि आपको कभी नहीं लगेगा कि हाँ मैं तो बिल्कुल ही ड्वॉर्फ हो रहा हूँ इस बिल्डिंग से। इट्स ब्यूटिफुली प्रोपोर्शन। तो उसके जो प्रोपोर्शंस हैं, एंट्रेंस सीक्वेंसेस हैं, मटीरियल्स हैं, क्योंकि ये भी याद रखिए कि इस टाइम पे जब किला बना तो जो मुगल एम्पायर था वो रिलेटिवली स्टेबल था, ऐसा कुछ थ्रेट नहीं था उनको पॉलिटिकली। और शाहजहां एक बहुत एनलाइटेंड पेट्रन, जिसका आजकल तो पेट्रन्स नहीं होते, क्लाइंट्स कहते हैं हम आर्किटेक्ट्स, बट बहुत एनलाइटेंड पेट्रन थे, क्योंकि वो अपने आप बहुत जानकारी रखते थे और वो कारीगरी की बहुत इज्जत करते थे। तो अगर आपको एक अच्छा क्लाइंट मिले, एक अच्छा पेट्रन मिले, तो जो भी आप बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, वो
उतना ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो पेट्रन आपके शाहजहां एक बहुत स्पेशल पेट्रन थे, क्योंकि ताजमहल जिसके बारे में हम सब जानते हैं और दुनिया में ये एक मिसाल है, वो भी शाहजहां की ही पेट्रनेज है। और ये हम शायद रियलाइज नहीं करते कि शाहजहां ने लाल किला और ताजमहल लगभग एक ही टाइम बनाया, मतलब दे आर कंटेम्प्रेरी पीसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन। ताजमहल लाल किले से पहले शुरू हुआ, करीब 10 साल पहले, पर वो खत्म दोनों एक ही वक्त हुए। फिनिशिंग लाल किले की और ताजमहल की एट द सेम टाइम हुई। तो ताजमहल में हमको आज भी जो दिखता है, जो लेवल ऑफ रिफाइनमेंट दिखती है, जो लेवल ऑफ डिटेल, डेकोरेशन, प्रोपोर्शन, वो लाल किले में भी थी। जैसे मैंने आपको बताया, लाल किले के कई हिस्से आज नहीं रहे हैं, तो हमको शायद ये समझने में मुश्किल हो जाती है, पर वही चीजें यहाँ भी। और पर लाल किला जैसे एक बहुत कॉम्प्लेक्स पीस ऑफ कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अ मौजोलियम, केवल मकबरा नहीं है, केवल बगीचा नहीं है, केवल महल नहीं है, केवल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं है, ये सब कुछ है। तो इट इज फार मोर कॉम्प्लेक्स देन एनी ऑफ द अदर पीसेस ऑफ जो आपने जिक्र किया, जो हेरिटेज पीसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन है। एंड इट्स फार मोर, एज आई सेड, इट्स डिजाइंड विद दैट मच मोर फोरथॉट एंड प्लानिंग, क्योंकि अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पर उनको, ये उन्होंने अपॉर्चुनिटी बनाई एक्चुअली, पर यहाँ पर वो इंटीग्रेट कर सकते थे जो भी उनके आइडियाज थे, पहले की कोई कंस्ट्रक्शन से रिस्ट्रिक्ट ना होते हुए। तो ये एक बहुत अहम बात है किले के बारे में, कि ये फॉर्मली और स्पेशली और अर्बन डिजाइन के तरीके से भी अगर आप देखें कि किला और शहर कैसे जुड़ा था, वो कई सदियों से, जैसे मैंने कहा, दे यूज्ड टू वर्क ब्यूटिफुली टुगेदर। तो ये सब कारण है कि लाल किला और जो हमारे इम्पोर्टेंट हेरिटेज साइट्स हैं, मैं समझती हूँ उनसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी है और उनसे ज़्यादा फ्रैजाइल भी है, और जैसे मैं तो समझती हूँ कि उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, बट ऑफ कोर्स सब्जेक्टिव। और पर मेरी समझ में ये है कि इट्स अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट साइट, बोथ इन इट्स टाइम एंड नाउ। आज भी बहुत कुछ है जो हम इसमें सीख सकते हैं, मॉडर्न डिजाइन एंड प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन, इन सब तरीकों से, लैंडस्केप। ओके, सो मैम, एज यू सेड कि किस तरीके से रेड फोर्ट अपनी एक एसेंस ऑफ हेरिटेजल वैल्यू, जो उसका आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स था, उसको वो बरकरार रख पाया। तो इसी में मूविंग ऑन, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ कि जब भी कोई इस तरीके की हेरिटेजल साइट कंस्ट्रक्ट होती है, उसके बाद वो सालों साल, बहुत लंबे वक्त तक चलती है। अगर हम रेड फोर्ट की ही बात करें तो लाल किला शाहजहानाबाद में शाहजहां ने बनवाया। उसके बाद पीरियोडिकली उसमें अलग अलग राज हुए, अलग अलग लोगों ने वहां पे रूल किया, अलग अलग पावर्स वहां पे आई। तो उनके दौरान, जैसे कि हम अगर 1857 के रिवॉल्ट की बात करें, फिर ब्रिटिशर्स ने जिस तरीके से उसे अपने हिसाब से ढाला, अपने हिसाब से उसमें चीजों को मॉडरेट किया, तो इन सब चीजों के बावजूद लाल किला कहीं ना कहीं उसका जो एक चार्म है, उसकी जो एक अहमियत है, उसको बरकरार रख पाया अभी तक। तो ऐसी क्या एक खास उसमें वजह है, क्या उसके डिजाइन में, उसके कंस्ट्रक्शन बेस में ऐसा कुछ खास है जिसकी वजह से वो इतनी सारे चीजों, पड़ावों से गुजरते हुए भी आज भी लोगों की नजरों में खास है? इस पे आप क्या कहना चाहिए? इसके दो पहलू हैं ज्योति। मैं ये सोचती हूँ कि आज भी लाल किला बहुत खास है। एक तो उसका पॉलिटिकल जो सिग्निफिकेंस है, तो फ्रीडम मूवमेंट के वक्त भी अगर आप सुभाष चंद्र बोस का दिल्ली चलो आंदोलन को देखें, तो उनका मकसद था लाल किले तक पहुंचना। और 1857 में भी, 1857 में लाल किले में जितना डिस्ट्रक्शन हुआ है और शाहजहानाबाद में, वो भी इसलिए हुआ है क्योंकि उसकी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बहुत थी, एज वेल एज सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस बहुत थी, क्योंकि वहां पर मुगल बादशाह रहते थे और वो इट वाज सीन एज अ सीट ऑफ और द सेंटर ऑफ मुगल पावर। हालांकि तब तक जो बादशाह थे वो कई हिसाब से नाम के ही रह गए थे, हम ये भी कह सकते हैं। तो एक तो उसकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस बहुत है।
पर मैं ये समझती हूँ कि उसकी जो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है वो भी इसलिए है बिकॉज ऑफ इट्स डिजाइन, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अपने वक्त पे वो इतना मशहूर था और उसमें फिर बाद में अलग अलग बादशाह आए, उन्होंने कुछ कुछ तब्दीलियां की। जैसे औरंगजेब जब यहाँ से रूल करते हैं तो औरंगजेब कुछ साल रहे यहाँ, बहुत बहुत ज्यादा वक्त नहीं रहे, कुछ साल रहे, और उन्होंने आधे साल दो चीजें की। एक तो उन्होंने क्या किया कि जो लाहौरी और दिल्ली दरवाजे हैं किले के, और मैंने बताया कि उसमें एक स्ट्रेट एक्सिस थी, एक जो उनका एंट्रेंस सीक्वेंस था वो बिल्कुल डायरेक्ट था शहर के साथ, तो उन्होंने वहां पर एक द्वार बना के जो एक सेकेंडरी सिस्टम ऑफ गेट्स हैं जो आप राइट एंगल होकर घुसते हैं, आज भी वैसे ही घुसते हैं, वो उन्होंने बनवाया। और किले का जो नदी की तरफ फेस था, जो ईस्टर्न फेस था, वहां पर एक वाटर गेट ऐड किया। बेसिकली उन्होंने कोशिश की कि किले की सिक्योरिटी जो उनके हिसाब से उनको लगा कि जहां पर उसको और मजबूत बनाना है, तो वहां पर उन्होंने कुछ कुछ चेंजेस किए। पर उससे थोड़ा बहुत तो चेंज हुआ, पर जैसे मैंने कहा आना जाना शहर के लोगों के बीच, बादशाह बाहर जाते थे, जामा मस्जिद जाते थे, जब इनिशियल ईयर्स में स्पेशली जब भी कोई जश्न होता था तो दीवाने आम में बादशाह बैठते थे, जब उनके बेटों की शादी होती थी तब भी वो रेफरेंसेस है कि किले को कैसे सजाया गया और कैसे उसमें सेलिब्रेशंस हुए, तो वो उस तरीके से इस्तेमाल होता रहा। अगर आप 18वीं सदी में देखें तो 18वीं सदी में तो नादिर शाह का भी हमला हुआ था, और फिर मराठा जाट कई जगह से अलग अलग वक्त पर, अगर जब उन्होंने ये महसूस किया कि अच्छा बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो उन्होंने कोशिश की और लाल किले पर ही हमला करने की कोशिश की, क्योंकि मैंने कहा जैसे वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल था। पर क्या है कि अगर आप उसका डिजाइन अगर देखें, मैं फिर से उस पर जाती हूँ कि जैसे हम एक घर का डिजाइन करते हैं, तो अगर आप जो उसका एंट्रेंस है, तो आप एंट्रेंस में तो अपने सोने की जगह नहीं बनाएंगे ना, आप भीतर कहीं अंदर कहीं बनाएंगे जहां पर आप ज्यादा प्राइवेट हो। तो इसी तरह का जो बैठक है आपकी वो बाहर की तरफ रही। तो किले में देयर वाज अ ग्रेडेशन ऑफ यूज, और जो लाहौरी दरवाजा है और दिल्ली दरवाजा है उसके आसपास आपकी ज्यादा पब्लिक सेमी पब्लिक एरियाज होते थे। तो मैं इस तरीके से देखती हूँ कि किले के अलग अलग डोमेन्स थे। तो एक तो था द प्राइवेट इंपीरियल डोमेन, जहाँ पर एसेंशियली बादशाह रहते थे और उनके कुछ बहुत ही करीब के लोग, उनके बहुत ही ट्रस्टेड कोर्टियर्स या सोल्जर्स या ऑफिसर्स या फैमिली मेंबर्स आते थे, जो आपके नदी के पास वाला था। और उसके बाद आपका सेमी पब्लिक या सेमी प्राइवेट जगह था, जहां पर आप रिसीव करते थे, जैसे आपके एम्बेसडर्स है एक वक्त पे जो आपके दूसरे देशों से भी जो आ रहे हैं राजा, कई बार आप वहां तक उनको रिसीव करते थे। और जैसे मैंने कहा वहाँ परेड होती थी, आर्म्स डिस्प्ले करते थे उनके सोल्जर्स, वहां पर कोर्ट ऑफ जस्टिस होता था। तो इट वाज अ सेमी पब्लिक सेमी फॉर्मल एरिया। और उसके बीच में था जो आप पब्लिक डोमेन है, जहां पर कोई भी आ सकता है। एंड इनफैक्ट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर आप लाहौरी दरवाजा के साइड वाला एरिया देखें, जो एक्चुअली शहर की तरह था, अगर आप प्लान भी देखें किले का उस वक्त का, तो अगर अंदर का एरिया आप देखें तो आपकी थोड़ी बिल्डिंग्स हैं और आसपास उसके कोर्टयार्ड्स हैं और दालान है, दीवारें हैं। और जब आप जो शहर की तरफ जो दीवारें हैं वहां पे इट्स अ डेंसर सॉर्ट ऑफ बिल्ट अप एरिया, तो आपकी पतली गलियां हैं, घर पास पास हैं, तो वहां पे अलग एक सिस्टम है जहां पर बादशाह को जाने की जरूरत नहीं होती थी। तो इसकी वजह से क्या है कि बदलाव भी अगर आए तो वो उस स्ट्रक्चर के बीच में आए। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ कि तो मैंने ये अपनी तरफ से जब मैं एनालाइज करी थी किले के डिजाइन को, और मैं समझना चाह रही थी कि ये फंक्शन कैसा करता है, तो फिर मैंने ये समझा, बादशाह के डेली कोर्ट रूटीन्स पढ़े, स्पेशल ओकेजन्स पे क्या होता है वो पढ़ा, स्ट्रक्चर्स को देखा, दूसरे किलों के साथ कंपेयर किया। तो तब मैंने कुछ विजुअल रेंडिशंस बनाए थे, प्लान्स बनाए थे कि बादशाह को किला इस तरीके से दिखता है। तो ये मैं बहुत वक्त से सोच रही हूँ, मैंने अभी तक किया नहीं है कि एक मैं किताब निकालूं जहां पर आप यू कैन गो ऑन एन एम्परर्स वॉक, कि बादशाह कैसे महसूस करते थे किले को। यू कैन गो ऑन अ नोबल वॉक, कि अगर आप एक
अमीर है, नोबलमैन है शहर में, तो फिर आपको किला कैसे दिखाई देता है? अगर आप एक कारीगर हैं, आपको कैसे दिखाई देता है? तो सबको थोड़ा अलग अलग दिखाई देता था। और मुझे एक मैप मिला नेशनल आर्काइव्स में, आपने तो नेशनल आर्काइव्स में काम किया है, कुछ एक एनसाइन पीटर लॉटी बोलते हैं, और उन्होंने एक बनाया है प्लान ऑफ द दिल्ली रेड फोर्ट, और ये है करीब मिड लेट 18th बिगिनिंग 19th सेंचुरी, मुझे ठीक याद नहीं आ रहा कब का है। और उसमें उन्होंने क्या दिखाया है, किले की वॉल्स दिखाई हैं, एंट्रेंस दिखाई है लाहौरी दरवाजे से होते हुए चत्ता बाजार, नक्कार खाना फोरकोट दिखाया है, दीवाने आम दिखाया है, और फिर दीवाने खास दिखाया, और कुछ नहीं दिखाया, और बाकी बस दीवारें और खाली है, क्योंकि उनको इन्हीं जगह पे जाने की इजाजत रही होगी। तो बाद में भी जब बादशाह इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहे, तो ये सिस्टम्स फिर भी रहे इन प्लेस, सो मच सो कि एक फ्रांसिस हॉकिंस एक ब्रिटिश रेजिडेंट होते थे दिल्ली में, और एक बारी बादशाह शायद मेहरौली गए थे या कहीं, ही वाज नॉट इन रेजिडेंस, और वो आकर वो घोड़े पे आके वो अंदर दीवाने आम के गए, और फिर शायद दीवाने खास में भी गए, और जब बादशाह वापस आए, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि अनलेस यू वर ऑफ रॉयल ब्लड यू कुड नॉट राइड इनटू द दीवाने आम फोर्ट, आपको वहां पे डिसमाउंट करना पड़ता था, पैदल चल के जाना पड़ता था। और तब भी ये इतना ये रूल, ये आप बोल सकते हैं इसको, ये इतना फॉलो किया गया कि बादशाह वापस आए, उनको ये पता चला और उन्होंने कंप्लेंट की कि भाई ये ऐसा कर रहे हैं, और फ्रांसिस हॉकिन को उनके पोस्ट से हटा दिया गया। तो जो स्पेस का यूजेज था वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसकी वजह से ये सब अकोमोडेट कर पाया, जो भी यू नो द चेंजिंग फॉर्च्यून्स ऑफ द मूवमेंट्स कुड बी अकोमोडेटेड, क्योंकि इतना खुला एरिया भी था। अगर आपको कुछ बिल्डिंग्स ऐड भी करनी थी तो आप साइड में कोर्टयार्ड्स के ऐड करते थे, तो उसमें हाँ किले की फॉर्मेलिटी थोड़ी कम हुई। जैसे मैंने कहा, उसकी मरम्मत हिफाजत के लिए पैसे कम थे, क्योंकि तब तक बादशाह अंग्रेजी यू नो हुकूमत तो नहीं, पर अंग्रेजी जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन पर डिपेंडेंट थे। पर उसके बावजूद ये बहुत लोगों को बहुत ही सुंदर लगता था। तो एमिली मेटकाफ जो थी वो ब्रिटिश रेजिडेंट की बेटी थी, और वो जब इंग्लैंड से आई तो उन्होंने ये लिखा है, उन्होंने ये रिकॉर्ड किया है कि जो किले के जो महल थे वो इतने सुंदर थे, तो शी कॉल्स इट सबलाइमली ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स इन द स्टाइल ऑफ द ताज। तो जैसे मैंने कहा कि उसका स्ट्रक्चर बरकरार रहा, उसमें कुछ चीजें हट गई। जैसे अगर सोने का पेंट था, फ्रांसवाज बर्नियर तो बोलते हैं दीवाने आम वाज पेंटेड इन गोल्ड, तो खैर वो तो बात नहीं थी एमिली बेली के भी टाइम पर फिर भी वो बहुत सुंदर रहा। और अगर हम आज के वक्त पे देखते हैं तो आई थिंक एक थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन सा है, मैं कहूँगी, क्योंकि अगर हम बाहर से देखते हैं तो किला हमें बहुत मजबूत और वैसा ही लगता है, और जब हम अंदर जाते हैं तो जैसे जो चत्ता चौक का एंट्रेंस सीक्वेंस है वो तो आज भी बहुत इम्प्रेसिव है, और इंडिविजुअल बिल्डिंग आज भी, क्योंकि उनके प्रोपोर्शंस बहुत सुंदर हैं और डिटेल बहुत सुंदर है, और वो चाहे हम मुगल आर्किटेक्चर के बारे में ट्रेंड हो, जाने या ना जाने, वो हम पर एक असर करती है। पर किले के इतने भाग हटा दिए गए हैं कि मुझे लगता है कि अगर आप एक आम विजिटर हैं, अगर आपको पहले से ज्यादा कुछ पता नहीं है किले के बारे में, तो आपको बहुत मुश्किल होती है ये समझने में कि किला कैसा था। और अगेन मैं एक एग्जांपल, ये लिटरेरी फेस्टिवल है तो मैं आपको एक लिटरेरी एनालॉजी अगर दूं, तो मुझे कई बार ऐसे लगता है कि जैसे अगर एक कहानी है और कहानी में एक शुरुआत होती है, एक बीच का भाग होता है, एक अंत होता है, कैरेक्टर्स होते हैं, नरेशन होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, कई चीजें होती हैं। अगर आप लाल किले की कहानी देखें तो वो एक ऐसी कहानी है जिसमें आपको कहीं पर कुछ लफ्ज बिखरे पड़े मिलेंगे, उनमें क्या कनेक्शन था, उसके सेंटेंसेस क्या थे जो ज्वाइन करते थे, प्रेपोजिशंस क्या थे, कंजंक्शंस क्या थे, वो हमें पता नहीं है। तो हाँ, हम लफ्ज की खूबसूरती को अप्रिशिएट कर सकते हैं, और बाहर से उसका जैसे कवर है, जैसे किताब का कवर होता है, वो बहुत सुंदर है और ये लगता है कि हाँ कुछ जरूर रहा होगा इसमें, पर अंदर बहुत मुश्किल होती है कि टू मेक सेंस ऑफ द फोर्ट। इनफैक्ट मैंने जब अपना रिसर्च शुरू किया इसीलिए किया कि डिस्पाइट बीइंग अ ट्रेन्ड आर्किटेक्ट एंड हैविंग एन इंटरेस्ट इन हिस्ट्री, मुझे समझ नहीं आया कि शाहजहां इसे इस्तेमाल कैसे करते थे, क्योंकि देयर वर नो क्लूज देयर, कोई इंफॉर्मेशन बहुत ही
मिनिमल थी और ऐसे कुछ क्लूज नहीं थे कि आप ये समझ पाए। तो आई थिंक इंट्यूटिवली लोगों को आज भी लगता है कि ये बहुत इसमें कुछ खास है, कुछ स्पेशल है, पर मुझे लगता है कि देयर इज इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन। तो आप ठीक तरीके से समझ नहीं सकते कि एग्जैक्टली क्या खास है, क्या है जो मेरे को इसमें ढूंढना चाहिए और क्या है जिससे मुझे इसकी पूरी कहानी समझ आए। वो मुझे लगता है दैट इज एन इशू टुडे। जी, सो जिस तरह से आपने हमें बताया उस हिसाब से अगर हम देखें तो प्रेजेंट सिनेरियो में मैम अगर हम इसकी बात करें तो कहीं ना कहीं जैसे आपने बताया कि जो एक्चुअली बेस होता था किले का उसके ऑपोजिट हमें प्रेजेंट सिनेरियो में वो नजर आता है। तो अगर हम उसकी बात करें कि जैसे कि आज के टाइम में अगर हम लाल किले की बात करते हैं तो हमारे जहन में ये बात आती है कि पॉलिटिकल एस्पेक्ट में या फिर 26 जनवरी पे जैसे वो यूज होता है तो वो एक शेल की तरह हो गया है, एक पर्दे की तरह हो गया है और देयर आर लॉट ऑफ डॉट्स जो कनेक्टेड नहीं है। तो लाइक आपका स्पेशलाइजेशन जिस तरह से है दैट इज ऑन द आर्किटेक्ट एंड डिजाइन ऑफ दी हेरिटेज साइट्स। एंड अगर हम लाल किले की बात करें तो लाल किला जाना ही अपने डिजाइन के लिए जाता था, लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो में ये एक पॉलिटिकल सिंबल ज्यादा बन गया है रादर देन द डिजाइन एस्पेक्ट। तो बीइंग अ स्पेशलाइज्ड आर्किटेक्ट व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव, हम इसको किस तरीके से लाइक उन डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हैं इन द प्रेजेंट टाइम? देखिए, ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है और ये मैंने इसके बारे में पहले भी बातचीत की है, किताब में भी काफी डिटेल में लिखा है। जो रेड फोर्ट ऑफ शाहजहानाबाद जो मेरी पहली किताब थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस और बहुत अरसों पहले निकली थी 2003 में, पर अनफॉर्चुनेटली मैं आज भी देखती हूँ कि जो इश्यूज तब मैंने हाईलाइट की थी वो आज भी कई हद तक इश्यूज अभी भी वही हैं। पहली बात तो ये है कि लाल किला एक बहुत कॉम्प्लेक्स साइट है, क्योंकि जैसे हमने बातचीत की उसमें बहुत बदलाव आया, बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आया है और उस ट्रांसफॉर्मेशन को हम कैसे समझें, हम कैसे बताएं। तो किले की कई कहानियां हैं, ये पहली तो ये बात है और मुझे लगता है इन सब कहानियों को हमें बताना चाहिए, जरूरी है। और सबसे अहम कहानी तो उसके फाउंडेशन की ही है। तो इनफैक्ट 23rd April, if I'm not mistaken, 23rd या 26th April को हुआ था, तो barely a month from the time that we are talking about। तो इतने साल पहले उसकी फाउंडेशन डाली गई थी, उसकी नींव डाली गई थी। और वो जैसे हमने बातचीत की कुछ हम समझ पाए कि उसका डिजाइन कितना इम्पोर्टेंट था। तो वो सबसे अहम कहानी है ये लोगों को समझाना। एंड आज के वक्त पे मुझे लगता है देयर इज इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में। अगर आप जानना चाहें तो आपको जो क्लीशेज हैं लाल किले के बारे में वो ज्यादा मिलते हैं, इंफॉर्मेशन कम मिलती है। तो आई थिंक पहली रिक्वायरमेंट है कि इंफॉर्मेशन आप दें लोगों को कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, अहम बात क्या है। हिस्टोरिकली जो चेंज आए हैं किले में वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप यही देख लीजिए कि ब्रिटिश ने इतना सारा मोर देन 80% ऑफ द फोर्ट they destroyed। तो ये भी एक हिस्टोरिकल फैक्ट। तो हम किले को वापस तो नहीं ला सकते, जो चला गया है वो उसको वापस लाना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। पर हाँ, ये बताना पॉसिबल है कि था क्या वहां पर। तो एक चीज है, जैसे जो अगर आप दीवाने आमाद जाए तो जो उसके प्रोपोर्शंस हैं, जैसे आप उसको एक्सेस करते हैं, एंटर करते हैं, आपको ये महसूस ही नहीं होता कि उस वक्त जब मुगल बादशाह थे तब ये कैसा रहा होगा, क्योंकि उसके प्रोपोर्शंस, जो उसका फोरकोट है उसका पूरा प्रोपोर्शंस ही ऑल्टर हो गए। और क्योंकि अब उसको वापस कैसे लाएंगे, क्योंकि वहां पर साइड में एक बैरक है, ब्रिटिश का बैरक है, वो जो उसकी फाउंडेशन है उसके ऊपर जाता है। तो फिजिकली शायद ये पॉसिबल ना हो, बट आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। मतलब आप एटलीस्ट अगर आप वहां पर कोई मैं ये नहीं कह रही कि कॉलोनेट्स फिर से बनवाएं, पर एटलीस्ट आप इंडिकेट तो कर सकते हैं कि हाँ ऐसा था जो फोरकोट था। आप उसके जो लिमिट्स हैं उनको कम्युनिकेट कर सकते हैं, ताकि अगर आप आए आपको फिर ये पता चले हाँ तो दीवाने आम ऐसा होता था, इट वाज सेट विद इन a certain enclosure of colonnades and gateways। और इसलिए जब मैं तब आऊंगी बादशाह के सामने तो मेरा एक अलग ही मेरी फीलिंग होगी
तो एक तो ये बात है, हाउ डू यू इंटरप्रेट। तो फर्स्ट मैंने जो बात की, इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है मुझे लगता है, व्हेन यू लुक एट द हेरिटेज ऑफ द रेड फोर्ट, एंड कैसे इसको आप कंजर्व करें, कम्युनिकेट करें। क्योंकि ये भी बात है कि देखिए, मुझे आई फील दिस वेरी स्ट्रांगली कि हम कई बार रिवर्स करते हैं जो हम चाहते हैं, कई बार रिवर्स करते हैं क्योंकि हम समझते नहीं है। फॉर इंस्टेंस, आज जो तरीका है किले को कंजर्व करने का, वो है कि आप लोगों को बाहर रखिए। कहीं कहीं तो ये डेलिबरेटली है कि आपने रस्सी बांध दी, कि ये बोला कि नहीं, दिस इज आउट ऑफ बाउंड्स, और उसकी खैर वजह भी है क्योंकि किले के जो हमाम है या दीवाने खास है या ख्वाबगा है, जो अंदर के महल है, वो बहुत फ्रैजाइल है। पहले भी उनमें बहुत डेलिकेट मटेरियल्स इस्तेमाल किए गए थे, फिर अंग्रेजों के वक्त उनको बहुत बुरी तरह से इस्तेमाल किया गया कि हॉस्पिटल, मेस हाउसेस, कैंटीन्स, सप्लाईज फॉर स्टोर्स, वो सब किया गया। और फिर जब उनको कंजर्व किया गया तो कुछ कुछ चीजें वापस आई, फिजिकली वापस आई, पर सब कुछ तो नहीं आ पाया। तो यस, दे आर फ्रैजाइल, बट देयर आर अदर वेज ऑफ टेलिंग पीपल कि भाई आप इसको जरा, इसकी हिफाजत करो, आप भी इसके कस्टोडियन हैं। क्योंकि आज के तौर पे हम लोगों को ना बताते हैं कि क्या है इसके बारे में अहम बात, ना ही बताते हैं कि हाँ आपकी भी जिम्मेदारी है, पर जिम्मेदारी के साथ आप समझे कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो कस्टडी का जो मतलब है, आज अब तो वी हैव ऑफिशियल कस्टोडियंस, जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, और कस्टडी का मतलब हिफाजत भी है और कैद भी है। तो आप कैद कर रहे हैं, कैद की हिफाजत कर रहे हैं, और किस से हिफाजत कर रहे हैं। और बेस्ट वे तो स्पेशली इन अ डेमोक्रेसी है कि आप लोगों को साथ लाएं। एंड इन दिस आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द वैल्यू ऑफ द फोर्ट, कि हाँ हम उसको एसोसिएट करते हैं एक फ्यूडल सेटअप के साथ, और एक मोनार्की थी, पर उसमें कई चीजें थी इन टर्म्स ऑफ इंक्लूजन, सोशल इंक्लूजन, इन टर्म्स ऑफ making people feel that this is your building as well, this is your fort as well, जो हम आज भी उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आज हम वो नहीं करते, और मैंने इसके बारे में, as I said, I feel very strong about this। और 3-4 साल पहले जब ये बात हो रही थी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, किले को आप कैसे कंजर्व कर सकते हैं, तो इंडियन एक्सप्रेस ने मुझे एक आर्टिकल लिखने को कहा था, और उसका टाइटल ही मैंने रखा था, हुज फोर्ट इज इट एनीवे, किसका है ये, आपका है, मेरा है, या सरकार का है, या हम सबका है। तो एक्चुअली हम सबका है, पर हम कैसे हम सबका बनाएं। और इसमें कुछ चीजें तो एज आई सेड बड़ी कॉम्प्लेक्स है, उनमें बहुत काम, पर कुछ चीजें हैं तो मुझे लगता है कि आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, मुझे ये लगता है। और अगर आप चाहें तो मैं आपको एक एग्जाम्पल इसका दे सकती हूँ। बिल्कुल मैम। तो जैसे अगर आप किले के, मैंने ये पहले भी जिक्र किया कि अगर आज आप किले को देखने जाएं, और गर्मी के महीने में जाएं, आज भी जाएं दोपहर में, तो आपका सर दर्द हो जाएगा। क्योंकि एक तो पहुंचने तक इतने देयर आर दीज वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ रोड, जो आपको पूरा ये जो हमारी वी हैव अ हॉट क्लाइमेट फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर, स्पेशली इन दिल्ली, तो इट्स वेरी अनकंफर्टेबल। और ना किले के आसपास, जैसे मैंने कहा, बाग बगीचे थे, ये तो हम समझ रहे हैं कि बाग बगीचे हैं, और आज जब हम उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं तो हम उसको एक ग्रीन एरिया बना रहे हैं। मगर हमने ड्राइंग में तो उसको ग्रीन कर दिया, पर हमने उसको ग्रीन कैसे किया, हमने उसमें घास उगा दी। घास, आप जानते हैं कि हमारी क्लाइमेट में घास कितना अनसस्टेनेबल डिजाइन सोल्यूशन है। तो इतना पानी लगता है घास को उगाने में, और आज के जमाने में जब पानी पीने की इतनी इश्यूज हैं, तो ये तो ज्यादती है कि आप पानी घास डाल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि घास अगर आपको सुंदर रखनी है तो आप उस पर चल नहीं सकते, तो आप लोगों को बाहर रखेंगे, तो इसलिए फिर आप फेंस बनाएंगे और गेट बनाएंगे। और अगर आप देखेंगे आज किले के आसपास बड़े विक्टोरियन से रेलिंग्स हैं, फेंसेस हैं, मेटल में, जो अगेन एक मटेरियल है जो अपने आप में बहुत एनर्जी इस्तेमाल करता है। तो आपने किया क्या, आपने ऐसे तो ग्रीन एरिया बना दिया जैसे किला पहले था, पर क्योंकि आपकी चॉइस थी, आपका जो मकसद था, ऑब्जेक्टिव था, वो उसके साथ मेल नहीं खाता, तो लोगों को अंदर आने की बजाय आप उनको बाहर रख रहे हैं। जैसे मैंने कहा, किले के ड्यूरिंग इट्स हेड और 1857 तक भी बगीचे थे जहां पर शाहजहानाबाद के लोग और जो दूसरे आसपास के लोग थे, वो आप जा सकते थे, टहल सकते थे, सैर कर सकते थे। आप जानते हैं कि पेड़ केवल हमें बेनिफिट नहीं देते, पर ग्राउंड वाटर रिचार्ज करते हैं, बहुत आप बायोडाइवर्सिटी को
इंसेंटिव देते हैं, चिड़िया आती है, गिलहरी आती है, फल होते हैं, तो और इसको ऐसा मेंटेनेंस नहीं चाहिए कि आप रोज इसमें पानी डालें और लोगों को बाहर रखें। तो अगर हम किले के जो ओरिजिनल वैल्यूज हैं, जैसे मैंने कहा देवर वैल्यूज ऑफ इंक्लूजन, वैल्यूज ऑफ स्टेक होल्डरशिप, कि आप आजकल स्टेक होल्डर सब लोग बोलते हैं, सस्टेनेबल सब लोग बोलते हैं, पर वो ट्रांसलेट नहीं हो पाता। और उस वक्त में ये शायद बज़वर्ड्स नहीं थे, पर किला बड़ी खूबसूरती से ये सब अचीव कर पाया। और जैसे मैंने कहा, जैसे हमने बातचीत की, नॉट जस्ट ड्यूरिंग इट्स इनिशियल ईयर्स, पर बाद में भी ऐसे कई चीजों में तो ऑब्वियसली देयर वाज अ रिडक्शन, बट द बेसिक फंक्शनिंग ऑफ द फोर्ट, बेसिक रिलेशनशिप विद द सिटी, वो सब बरकरार थी। तो आज हम ये क्यों नहीं कर सकते? जैसे शाहजहानाबाद के लोगों के लिए, व्हाई कांट वी मेक द स्पेस एक्सेसिबल एंड यूजेबल फॉर देम? या तो ये तो केवल शो पीस बन गया ना। तो वो कई हद तक, एज आई सेड, इट रिवर्सेस द वेरी एट्रीब्यूट्स ऑफ द फोर्ट, एंड इफ वी कैन अप्रिशिएट द फोर्ट, देन वी मस्ट गेट दिस बैक। जी, तो जिस तरीके से नहीं जी, आप कुछ पूछ रही थी ज्योति जी? नहीं, बस मैं अनीशा जी से ये कह रही थी कि उन्होंने जितना भी हमारा आज का सेशन हुआ उसमें उन्होंने तकरीबन चीजें वो एस्पेक्ट्स को यहाँ पे कवर किया जिन पे बात करनी बहुत जरूरी थी, जिनके बारे में शायद हमें इतना जानने को नहीं मिलता है। एंड अगर हम ऑडियंस पर्सपेक्टिव से बात करें, एक आम आवाम की तरफ से बात करें, तो उसको फोर्ट की, किले की, या जितनी भी हमारी हेरिटेज साइट्स हैं, उनकी वैल्यू को जानने के लिए वो एक कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन जिसकी लैकिंग हो रही थी, उसमें अनीशा जी ने आज काफी हद तक फुलफिल किया है। सो आई होप इससे बहुत कुछ हम लोगों को समझने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। डेफिनेटली मुझे बहुत कुछ नए पर्सपेक्टिव्स यहाँ पे समझने को मिले हैं। So I think now we can wind up this session, और over to you, Talib ji. थैंक यू। एक बजर टाइम भी एक चीज होती है जब वक्त पूरा हो जाए, लेकिन अनीशा जी, आपकी तारीफ मैं क्या करूँगा कि यहाँ आपको मैं बता दूं कि इस वक्त यहाँ महमूद फारूकी साहब जुड़े हुए हैं हमसे, और महमूद फारूकी साहब ने मुझे मैसेज किया और आपकी तारीफ की उन्होंने, और उन्होंने कहा कि भाई इस वक्त जो अनीशा शेखर मुखर्जी साहिबा गुफ्तगू कर रही हैं, मेरे लिए ये एक नया तजर्बा है कि मैं उनको सुन रहा हूँ, और ये पहली बार मैंने उनको सुना है। तो वो बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा कि मैं उनको सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपकी गुफ्तगू से वो बहुत खुश हुए। देखिए, स्वप्ना लिडिल जी भी जो है वो अनीशा जी का शुक्रिया अदा कर रही हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन था, स्वप्ना जी ये कह रही हैं, और मैंने उनका कमेंट जो है यहाँ शो हो रहा है। तो यकीनन ये एक बहुत अच्छा सेशन था, और लाल किले की एक झलक से हमारी कोशिश भी यही थी कि हम किसी ऐसे सेशन को पेश करें जिसमें इसी तरह की दिलचस्प गुफ्तगू हो, इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो। और अनीशा जी, आपको अंजुमन में इस्तकबाल तो हमने अंजुमन में किया आपका, और आपने जो गुफ्तगू की इसके बाद हम आपसे गुजारिश करेंगे कि हम जब भी अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद की तरफ से हिस्ट्री के किसी भी टॉपिक पर जिसमें आपका भी एरिया हो, हम दोबारा जब भी कुछ करेंगे आपको ज़रूर ज़हमत देंगे, और आपसे गुजारिश है कि आप इसमें इसी तरह हमारा साथ दें जैसे आपने इस पूरे फेस्टिवल में दिया, और इतना शानदार सेशन। और जब ये फेस्टिवल ख़त्म हो जाएगा तो मैं पर्सनली जब ये किताब छपेगी तो मैं आपके सामने इसको लेकर हाजिर आऊँगा, और हाजिर भी आऊँगा, और आपको मैं वो पेश भी करूँगा, और ज्योति लटवाल जी मैं आपके पास भी आऊँगा और आपको भी पेश करूँगा। और महमूद भाई ने जो भी, महमूद फारूकी साहब ने आपके लिए कहा है, मैं उनके साथ, मैं उनकी तरफ से भी आपको मुबारकबाद देता हूँ, अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद की तरफ से भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और अंजुमन के सदर जनाब सदीकुर रहमान किदवाई की तरफ से, और अंजुमन के जनरल सेक्रेटरी जनाब अतर फारूकी साहब की तरफ से अनीशा शेखर जी मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, ज्योति लटवाल जी मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। यकीनन आप दोस्तों को इस सेशन में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। आप इसी तरह हमारे साथ
जुड़े रहिए। हम मुस्तकिल नए नए मौजूआत पर सेशंस लेकर आपके सामने हाजिर आएंगे और आपसे नए नए मौजूआत को स्कॉलर्स डिस्कस करेंगे और आप उससे बहुत कुछ सीखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कोशिश पसंद आ रही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका, अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद का, फारूकी जी का, सपना लिटिल जी का, ज्योति जी, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और तारीफ तो लाल किले की करनी चाहिए कर पाए, पर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।